हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईपी मैट वाला। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तो आप जानते हो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस टच किए जा सकते हैं, जिनमें बजट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर इस साल के बजट की बात करें तो वहाँ पर ना ज्ञान की बड़ी चर्चा हुई। आखिर ये ज्ञान होता क्या है और क्यों इस बार के बजट के अंदर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ज्ञान के बारे में बार बार चर्चा करी। इन सभी मुद्दों को हम आज के सेशन में जानेंगे। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब हम बात करते हैं बजट की, तो बजट आखिर होता क्या है। दोस्तों, जैसे हमारी एक फैमिली होती है, तो फैमिली में भी क्या होता है, कुछ लोग खर्चा करते हैं, कुछ पैसा कहीं ना कहीं से कमाया जाता है। उसी तरह से हमारी जो सरकार होती है वो भी कुछ माध्यम से पैसा कमाती है एंड एट द सेम टाइम कुछ और जगह के ऊपर पैसा खर्च करती है। जैसे कि सरकार की कमाई होती है अलग अलग तरह के टैक्सेस के माध्यम से। जैसे आप लोग देते हो ना इनकम टैक्स, नहीं देते कोई बात नहीं, आप लोग जीएसटी देते हो, तो ये जो टैक्सेस होते हैं ये सरकार की कमाई हो गया। उसी तरह से सरकार अलग अलग स्कीम्स के ऊपर खर्चा करती है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इस तरह अलग अलग सेक्टर्स में सरकार खर्चा करती है। तो कितना खर्चा करने जा रही है, कितना कमाएगी, ये सारी बातें बजट के अंदर डिस्कस होती हैं। सही बात है, पर आप जानते हो सर ये वाला साल तो है 2024, और 2024 में अभी अगले महीने से क्या होंगे, अगले महीने से आपके लोकसभा के चुनाव हैं। आप लोग जब इसके लिए आप वोटिंग भी करोगे। जब भी इस तरह से इलेक्शन आने वाले होते हैं ना, उस साल पूरा बजट नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इलेक्शंस के बाद अगर सरकार एक नई बनती है, तो उस केस में नई सरकार के पास हक होना चाहिए कि वो अपना खुद का बजट नया बना पाए। तो इसलिए ना जब भी कभी इस तरह लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो उस साल इंटरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में इस बार का बजट नहीं था, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार ने इंटरिम बजट पेश किया। पर जैसा मैं आपको बता रहा था, इस इंटरिम बजट के अंदर ज्ञान शब्द की बार बार चर्चा हुई। हमें वही ज्ञान समझना है कि ज्ञान का अर्थ क्या है। मैं आपको समझाता हूं। दरअसल में ना ज्ञान जो है इस बार के 4 सेक्टर्स का नाम है। इनफैक्ट सरकार ने यह भी बोला कि ये हमारे कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनको हम यहां पर अच्छा इंफोसिस देना चाहते हैं। मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बताता हूं। जी का अर्थ है यहां पे गरीब, वाई का अर्थ यहां पे है युवा, ए का अर्थ है यहां पे अन्नदाता, एंड उसी तरह से एन का अर्थ है यहां पे नारी। इन चारों शब्दों की मैं आपको इंग्लिश भी बता देता हूं। गरीब होता है, आप जानते हो, पुअर। युवा आपका जो यूथ हो गया। अन्नदाता बोला गया है हमारे देश के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं। और नारी आप जानते हो वुमेन के लिए। अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये बोला कि हमारा फोकस इन ज्ञान के ऊपर है, यानी कि देश के जो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों सेक्टर्स को अगर हमने देश के अंदर प्रोग्रेस करवा दिया, वी विल इंश्योर कि हमारा देश डेफिनेटली तरक्की करेगा। और जो हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमें अपने देश को एक विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड इंडिया बनाना है, वहां पहुंचने के लिए इन चारों का अच्छा रोल प्ले करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सरकार ने अपनी कुछ स्कीम्स बताई यहाँ पे, जिनके माध्यम से उनके लिए अच्छा काम किया गया है एंड एट द सेम टाइम आने वाले समय के अंदर यहाँ पर और भी अच्छा काम किया जाएगा। तो एक एक करके चारों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर मैं बात करूं आपके गरीब की, तो आप जानते हो जब हम बात करते हैं ना गरीब की, तो सरकार ने बोला कि गरीब का कल्याण मतलब देश का कल्याण। वेलफेयर ऑफ द पुअर इज द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा ना डीबीटी लाया गया। क्या है डीबीटी? डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप लोग जानते हो कि अगर मान लो किसी भी स्कीम का फायदा आखिरी पर्सन तक पहुंचाना है, बहुत ही गरीब तबके तक पहुंचाना है, तो पहले बड़ी मुश्किल आती थी। पहले क्या होता था कि मान लो यहां सरकार है एंड यहां पर आप हो। अगर सरकार आप तक ये पैसा पहुंचाना चाहती है ना, तो बीच में बहुत सारे लोग होते थे, वो कहीं ना कहीं बीच में से पैसा
साइड कर जाते थे, जिस वजह से जिस इंसान को बेनिफिट मिलना चाहिए था उसको बेनिफिट मिलता नहीं था। तो सरकार लेकर आई डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब जो भी लाभार्थी होंगे उनको जो बेनिफिट होगा वो डायरेक्टली उनके खातों में आ जाएगा, उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो बीच में जो मिडल मैन थे, जो कहीं ना कहीं पैसा खा जाते थे, अब वो साइड हट गए। तो क्या हुआ, डायरेक्टली उनको बेनिफिट हुआ। तो यहां पर ना सरकार ने ये बताया है कि डीबीटी के माध्यम से 2.7 लाख करोड़ तक की सेविंग्स यहां पे हुई है। एट द सेम टाइम गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं। ऐसा यहां पर मानना है कि जो हमारी गरीबी है ना, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, उससे 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है। कहीं ना कहीं आप जानते हो, उनको अच्छा खाना देकर, अच्छा राशन देकर, उनको अच्छी शिक्षा देकर, अच्छा स्वास्थ्य देकर, अलग अलग हमारी सरकार के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं जिसके माध्यम से उन तक बेनिफिट देने की कोशिश करी गई है एंड उनको गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश करी गई है, जहां पर हम कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। साथ ही साथ हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर का अर्थ क्या है, जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा, चाय वाला, ठीक है ना, या फिर कोई छोटे नाई वाला दुकानदार कोई हो गया, स्ट्रीट हॉकर्स हो गया, कोई अखबार बेचने वाला हो गया, ये सारे जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, जब कोरोना आया तो इनकी दुकानें बंद हो गई। आप जानते थे, तब सरकार ना एक स्कीम लेकर आई, पीएम स्वानिधि। स्वानिधि क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां पर हमने उनको क्रेडिट असिस्टेंस दिया। लगभग 78 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स अपना जो काम थे वो वापस से खड़ा कर पाए। इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे गरीबी भी हमारी कहीं ना कहीं कम हुई है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेप्स लेने के माध्यम से हमारा जो पहला जी था, जो गरीब की हमने बात करी थी, उनका कल्याण किया है एंड उस तरह से हमने देश का विकास करने की कोशिश करी है। तो ये तो बात होगी गरीब की, यानी कि पुअर की। उसी तरह से अगर मैं बात करूं युवा की, यानी कि यूथ की, तो यूथ को एम्पावर करने के लिए भी अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे देखो, देश में ना युवा तो बहुत है, पर वो युवा काम का तभी है जब उसके पास अच्छे स्किल्स होंगे। अगर मान लो युवा के पास हाथ तो हैं, पर कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं होगा करना कैसे है किसी काम को, या फिर जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके लिए वो स्किल्ड होंगे ही नहीं, तो उस यूथ का जो फुल पोटेंशियल है हम शायद उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। यहां पर जो हमारा स्किल इंडिया मिशन है उसके माध्यम से हमने युवा को सशक्त करने की कोशिश करी है। बाकी आप नोटिस कर रहे हैं आजकल, जैसे आप शार्क टैंक वगैरह भी देख रहे हो, तो लोगों के जो एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस थे उनको फुलफिल किया जा रहा है, उनको लोन्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। बाकी इस तरह से आप नोटिस करोगे नए नए जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, इससे भी युवा काफी सशक्त हुआ है। बाकी युवाओं की अच्छी पढ़ाई के लिए हमने नए आईआईटीज खोल दिए। पिछले 10 साल के अंदर हमने 16 आईआईटी से हम अब 23 आईआईटीज तक पहुंच गए, यानी कि 7 नए आईआईटीज खुले हैं। उसी तरह से मेडिकल एजुकेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहले 10 साल पहले 7 एम्स हुआ करते थे देश भर के अंदर, अब लगभग वो 22 एम्स हो चुके हैं, यानी कि 15 नए एम्स यहाँ पे जोड़े गए हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज की, तो 10 साल के अंदर ये भी जो नंबर है ये लगभग 700 से अब 1100 हो चुका है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि किस तरह से हमने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम किया है। उसी तरह से जहां हम बात करते हैं पीएम श्री की, पीएम श्री आपके स्कूल्स के लिए होता है कि हमारे जो स्कूल्स होंगे उनको हम बेहतर बनाएंगे, उनके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, ठीक है। पीएम श्री है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। हम अपने स्कूल्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका एलोकेशन भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ये सभी माध्यम के से ना हमारा जो युवा था, हमने अपने युवा को भी सशक्त बना दिया और आने वाले समय में हम और भी काम इस डायरेक्शन में करते रहेंगे। आगे आते हैं, अगला सेक्टर हमारा तीसरा है हमारे अन्नदाता, जिनको हम फार्मर्स को हम क्या बोलते हैं, अन्नदाता। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, एक किसान के लिए समस्याएं क्या आती हैं। समस्या अलग अलग तरह की होती हैं कि किसान के पास पैसा नहीं होता। अब पैसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसको अपने खेत के लिए खरीदने के लिए बीज और अलग अलग जो भी इनपुट्स चाहिए होते हैं अपनी मिट्टी के अंदर डालने के लिए, वो अच्छे इनपुट्स नहीं मिल पाते। तो सरकार यहाँ पे लेके आई पीएम किसान। पीएम किसान के माध्यम से किसान को हर साल 6,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। दरअसल में होता क्या है कि 2-2 हज़ार की ना 3 इंस्टॉलमेंट साल भर में आती हैं, जिसके माध्यम से किसानों के पास आता है अब साल भर में 6,000 रुपया। अब ये 6,000 रुपया आएगा
तो कहीं ना कहीं उसको वो प्रॉपर इनपुट्स लेने में खर्च कर पाएंगे। एक बड़ी समस्या किसानों को और भी आती थी कि कई बार ना उनकी फसल खराब हो जाती थी किसी भी कारण की वजह से। मान लो फ्लड्स आ गया, या बारिश ज़्यादा हो गई, या सुनामी आ गई, या कुछ भी हो गया, इस तरह से किसानों की जब फसल खराब हो जाती थी या सूखा पड़ गया, ऐसे केस में हम लेकर आए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके माध्यम से क्रॉप इंश्योरेंस का प्रावधान लेकर आया गया, जिसने 4 करोड़ किसानों के लिए इंश्योरेंस भी दी है। तो कल को किसान की फसल खराब होगी तो किसान को डरने की बात नहीं है, क्योंकि किसान को उसके लिए पैसा मिल जाएगा। उसके अलावा देखो, अपनी जो प्रोड्यूस है, जो किसान की फसल निकल के आई है, जो कहीं ना कहीं आउटपुट निकल के आया है, उसको किसी भी जगह वो बेच पाए, इलेक्ट्रॉनिकली बेच पाए, उसके लिए ई नैम मंडीज भी थी। और सरकार ने भी कहीं ना कहीं चावल भी और वीट भी दोनों के लिए जो प्रोक्योरमेंट थी वो भी बढ़ाई है। तो इन सभी माध्यम से ना हमने किसान को भी बेहतर करने की कोशिश करी है ताकि उसकी आमदनी और बढ़ पाए। तो ये तीसरा भी हमारा यहाँ पे हमने गरीब के बारे में भी देख लिया, युवा के बारे में भी, अन्नदाता के बारे में भी। इसी तरह से आ जाती है नारी की बात। जब हम बात करते हैं नारी शक्ति, ठीक है ना, तो वी बिलीव इन द पावर ऑफ वुमेन, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं हम वुमेन एम्पावरमेंट से अब और आगे बढ़ गए हैं, हम चल रहे हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ। अब नारी शक्ति के अंदर ना हमारे जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी यहाँ पे मुद्रा के लोन्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। हमारे स्कूल्स के अंदर महिलाओं की जो एनरोलमेंट होती है वो भी इंक्रीज हुई है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ स्टेम की, स्टेम का अर्थ क्या होता है आपका? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन सभी कोर्सेज के अंदर महिलाओं की जो एनरोलमेंट है वो बढ़ी है। पहले ऐसा जाता था कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सभी के लिए ना पुरुष सही हैं, महिलाएं ठीक नहीं हैं। पर अब ये चीज़ पुरानी हो गई है, महिलाएं आगे आई हैं एंड कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप लोगों ने इसरो के अभी रिसेंटली देखा होगा, तो वहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ जब इस तरह महिलाएं साथ में ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं ना, साथ में मिलकर काम करती हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इस तरह से 1 करोड़ महिलाओं को इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से भी हमने एम्पावर करने की कोशिश करी है। साथ में अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो पहले फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था कि कितनी महिलाएं या तो काम कर रही हैं या काम की तलाश कर रही हैं, वो नंबर अब इम्प्रूव हुआ है। ये क्लियरली ये शो करता है कि जो पहले पैट्रियार्कल एटीट्यूड हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलता था, हमारी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता था, अब महिलाएं उनको ब्रेक करते हुए, उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हुए अब उनसे बाहर आ रही हैं एंड महिलाएं भी हमारे देश की तरक्की के अंदर साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम कर रही हैं। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कही कि इस बार का जो बजट था ना हमारा इन चारों सेक्टर्स के लिए था ज्ञान बजट, इसीलिए इसको बोला जा रहा है गरीब, युवा, अन्नदाता एंड नारी। और आप नोटिस करोगे जब हम इन चारों सेक्टर्स की बात कर लेते हैं ना, हम इंडिया में काफ़ी अच्छे खासे तबके को एड्रेस कर रहे हैं। उनके माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि पूरा भारत हमारे साथ में मिलकर काम करे, हमारे साथ में मिलकर आगे बढ़े एंड कहीं ना कहीं हमारा जो विकसित भारत का सपना है, जो हम 2047 जब हमारे आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे उस समय तक हम अचीव करेंगे, तो वहाँ पर इन सभी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। दोस्तों ये था आज का सेशन। आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा मुझे डेफिनेटली आप कमेंट से बता सकते हो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।